व्यक्ति हमें नो कहता है तो हमें क्या महसूस होता है, और उसकी वजह से जो हमारी फीलिंग्स हैं हमें कैसे हमारे कामों पर प्रभाव डालती है। तो इस पर जब चर्चा हुई थी तो इस पर एक बात बहुत अच्छी उभर कर सामने आई थी कि कभी भी किसी व्यक्ति को नो नहीं कहा जाता, बल्कि आपके प्रस्ताव को नो कहा जाता है। यानी कि हमारा जो प्रस्ताव है वो रिजेक्ट होता है, न कि व्यक्तिगत हम रिजेक्ट होते हैं। और इसी क्रम में इसमें बहुत सारी बातें आपको बताई गई, और वो जो सारी बातें बताई गई थी उन बातों में 20 प्रकार की कुछ अच्छी बातें भी रखी गई थी, और उनसे कैसे आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं उस पर भी प्रकाश डाला गया था। उसके बाद फिर एक अच्छी बात नेक्स्ट ट्रेनिंग पे हुई, जहां पर इस बात पर फोकस किया गया कि जादुई प्रस्तुतिकरण कैसे हो, और जादुई प्रस्तुतिकरण के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी प्रस्तुतिकरण को बहुत ही अच्छी और प्रभावशाली कर देती है। इस क्रम में इसमें भी एक बहुत सारी बातें रखी गई, और वो जो सारी बातें रखी गई उसके पीछे उन समस्त बातों का जो आने वाले मतलब कहते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं और अपनी प्रस्तुतिकरण को रखते हैं तो उसकी वजह से हमें फेल होने का या पास होने का क्या रेशियो होता है, और वो रेशियो कैसे बढ़ सकता है, उस पर चर्चा हुई। और वो जो रेशियो बढ़ सकने पर चर्चा हुई उसमें कैसे हम लोगों का यश ले सकते हैं, और उस यश के आधार पर हम कैसे बात को आगे बढ़ा सकते हैं, और कैसे उसका रिजल्ट हमें बहुत बेहतर मिल सकता है। इसी क्रम में उसमें एक शब्द आया था, एक विषय आया था, जिस विषय में बात कही गई थी कि कैसे हम रोड मैप तैयार करते हैं। रोड मैप तैयार करने की क्या क्या तरीका होता है, जब हम किसी से समय ले लेते हैं कि चलिए ठीक है अब आप हमें प्रतिदिन अपना 2 घंटे देने को तैयार हैं, तो वो 2 घंटे करेगा क्या और करेगा कैसे, वो एक विषय था जिस पर आज थोड़ा सा विस्तार में चर्चा होगी। और वो जो विस्तार में चर्चा होगी उसी क्रम में आज की सारी ट्रेनिंग है, और इस ट्रेनिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो आज हमने आपको पिछली ट्रेनिंग की जो झलकियां, जो छोटी मोटी बातें आपसे वापस की, उसके पीछे एक उद्देश्य है। देखिए 18 साल का अनुभव है, इन 18 साल के अनुभव में हम ये मानते हैं कि विषय जो है अपने पास अनुभव का जो कुछ भी है वो सब, और उन सब पर आपका हक है, और उसकी वजह से जो आपकी यात्रा सुलभ होगी, जो अनुभव का निचोड़ है वो आपकी सफलता में बहुत काम आएगी। लेकिन ये काम कैसे आएगी? ये काम आएगी निरंतर क्रमबद्ध तरीके से जिन बातों को आपके पास रखा जा रहा है उसको सीखने से। और उसको सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको सीखने के लिए हमें लगातार इस ऑडियो, इस वीडियो के संपर्क में रहना पड़ेगा, और इसके संपर्क में रहकर यदि हम अपने विवेक से इसको सुनते हुए स्वयं की ड्राफ्टिंग तैयार कर लें, तो मेरा ये मानना है कि 17 साल का जो अनुभव है, जो 17 साल हम लोगों को लगे, शायद वो सब कुछ आपको बहुत जल्द मिल जाए और आपकी सफलता का जो राह है बहुत सुगम हो जाए। लेकिन ये तभी संभव है
जब आप इसके निरंतर संपर्क में रहें। इसी क्रम में एक बात और आई थी और उस पर मैंने चर्चा की थी, ठग्गू का लड्डू। वो ठग्गू का लड्डू क्या है? वास्तव में एक सोच है, और ये सोच हमें क्या दे सकती है और इस सोच का क्या प्रभाव पड़ता है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, इस पर हल्की सी चर्चा करते हुए अब मैं इस मीटिंग की शुरुआत करने जा रहा हूं। ठग्गू का लड्डू जो है, ये कानपुर में एक बहुत जानी मानी दुकान है मिठाई की, वहां परेड चौराहे पर ये स्थित है। 125 साल पुरानी दुकान, और ये मिठाई की दुकान प्रसिद्ध होने के साथ साथ लोगों के स्टेटस से भी जुड़ा हुआ है। और इसका एक प्रसंग आया था कि जब ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी हो रही थी, तो ये ठग्गू का लड्डू जो है, इनके यहाँ से विशेष प्रकार की मिठाइयां भी अमिताभ बच्चन जी के घर गई थी। लेकिन अब इसको समझने वाली बात यह है कि 125 साल पुरानी दुकान और बहुत अच्छी मिठाइयां बनाने वाली ये दुकान, इसकी प्रगति क्या है? अगर इसकी प्रगति के बारे में हम देखें तो इतनी प्रसिद्धि होने के बाद भी आज इसके रिटेल काउंटर पे 607 ग्राहक आते हैं। 600-700 ग्राहक के करीब प्रतिदिन आते हैं। इससे बहुत बाद मैकडोनल्ड स्टार्ट हुआ, और मैकडोनल्ड जो स्टार्ट हुआ, आज पूरी दुनिया में उसकी अपनी शाखाएं हैं, यानी नेटवर्क की स्थापना उसने की। और उस नेटवर्क की स्थापना की ताकत है कि आज 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहक उसके यहाँ पर डे आते हैं, और 1 करोड़ ग्राहक जो मैकडोनल्ड में पर डे आते हैं, अगर 10 रुपए भी प्रॉफिट देके जाते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी इनकम क्या हो सकती है, और उसकी वजह से न जाने कितने लोगों को रोजगार मिलता है, और न जाने कितनी प्रगति की संभावनाएं उसमें बनी रहती है। यही ठग्गूमल अगर 10 रुपए रोज एक अनुमानता, तो पर डे की इनकम क्या होगी? यानी समूह जितना ताकतवर होता जाता है, इनकम की सीमा उतनी बढ़ी जाती है। यहां पर हमें आपको सबको समझना होगा कि समूह कितना ताकतवर होता है, और उस ताकत से हम अपनी कल्पना से भी कितना अधिक अर्जन कर सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी की पूरी इस बात पर निर्भर करती है कि जो सोच आप में है, वही सोच आपके डाउनलाइन में कैसे आए। यानी अगर आप डायमंड जाना चाहते हैं तो डाउनलाइन भी डायमंड जाना चाहिए। अगर आपकी कल्पना में लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमाने की इच्छा है, तो आपके डाउनलाइन में भी वो इच्छा कैसे पैदा हो, और ये डुप्लीकेसी होती कैसे? आज इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि डुप्लीकेसी वास्तव में जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण, आप ये कह लीजिए कि आत्मा है, तो अगर इस पर हम काम करने में असमर्थ हैं, तो क्या हम अपनी कल्पनाओं को साकार कर पाएंगे? और ये डुप्लीकेसी जो है डाउनलाइन में आएगी कैसे? आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये सब कुछ निर्भर है इस विषय पर कि हम अपने काम को शुरू करने के लिए कैसा रोड मैप बनाते हैं। जैसे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक सिद्धांत है जो निर्भर है किस पर? जो निर्भर है सिंगल मीटिंग्स पर, होम मीटिंग्स पर, वीकली मीटिंग्स पर, मंथली मीटिंग्स पर, और मेगा सेमिनार पर। अब ये क्रमबद्ध कैसे शुरू होता है, कैसे आगे बढ़ता है, अगर इसकी सीख हमें नहीं है तो हमारा संघर्ष बढ़ जाता है। अब बात आती है कि जब हम किसी को प्लान देते हैं, जब कोई व्यक्ति हमारे इस प्लान से सहमत हो जाता है, सहमत होने के साथ हमारी इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाता है,
तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे पहले ही दिन से, यानी कहते हैं कि जो हमने पौधा लगाया कैसे उसकी पहले दिन से रक्षा करते हुए उसे वृक्ष बनाने का हमें काम करना चाहिए। तो पहले दिन से उसकी रक्षा कैसे करेंगे? जब हम किसी व्यक्ति को इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनाते हैं, उस समय हमें उसको पूरा का पूरा विजन देना चाहिए। अब जब हम किसी को प्लान बताते हैं, जब कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाता है, तो मेरा पहला कर्तव्य है कि सबसे पहले हम उसे ये बताएं कि अब इस प्लान की चर्चा आप किसी को नहीं करेंगे, और उसके लिए हम कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे उसके अंतःमन पर इस बात का गहरा असर आए। जैसे कि हम उससे ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर आप जिंदगी में किसी को चाहते हैं, किसी को मानते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो आपको उसकी कसम है कि अब आप इसकी चर्चा कहीं नहीं करेंगे। देखिए, हमारा मेंटल स्टेटस है, जिस चीज के लिए हम मना करते हैं वो जागृत मन में उसी के साथ उस काम को करने के लिए अग्रसर हो जाता है, और जब वो अग्रसर होता है तो पूरी तरीके से उसके अंदर एक कहते हैं कि कौतूहल चलने लगता है। जैसे हमने मना किया कि अब आपको इस संदर्भ में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी, इसका मतलब ये है कि वो ये ढूंढ रहा है कि क्यों नहीं कर, और आपका भी मकसद है कि उसके मन में विचार आए कि क्यों नहीं करनी है। अब जब उसके मन में विचार आता है तो संभव है कि वो आपसे सवाल कर ले कि क्यों नहीं करना, और संभव है कि वो 24 घंटे तक इस पर सोचता रहे और सोचने के बाद आपसे सवाल करे कि क्यों नहीं करना। यहां पर आपको बताना है कि जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं पहली बार, उस काम में ये गारंटी है कि हम असफल होते हैं। और अगर इसको हम देखना चाहें तो एक बच्चे से लेकर अपने जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उन सब से इसको सीख सकते हैं। जैसे एक बच्चा पहली बार जब बकैया चलने की कोशिश करता है तो पहली बार नहीं चल पाता, यानी गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, संभलता है और चलने लगता है। ऐसे अगर हम अपने जीवन में देखें कि पहली बार अगर हमने साइकिल चलाई हो तो पहली बार हम उसमें असफल हुए हैं। ऐसे अगर हमने पहली बार किसी पुस्तक की रीडिंग की हो तो हम पहली बार उसे नहीं समझ पाए, यानी उसमें असफल हुए हैं। ऐसे मैं अपने उस व्यक्ति को सलाह देता हूं कि जिस भी काम को आप पहली बार शुरू करेंगे आप उसमें असफल होंगे। इसका मतलब कि जाने अनजाने में यदि आप इस प्लान की चर्चा बिना समझे कहीं पर करेंगे तो आपको असफलता मिलेगी। अब हुआ क्या कि हमने उसके माइंड को पहले से प्रिपेयर कर दिया है कि आपको असफलता मिलेगी, और यदि मान लो कहीं प्लान दिखाता है और वो असफल होता है तो ये समझ जाएगा कि हमें तो पहले से ही बताया गया था। इसका उल्टा देख लें, अगर हमने उसे प्रिपेयर नहीं किया और उसने किसी को प्लान दिखाया, वो असफल हो गया, फिर किसी को प्लान दिखाया फिर असफल हो गया, फिर किसी को प्लान दिखाया फिर असफल हो गया, तो फिर उसके मन में आएगा कि ये काम हमारे बस का नहीं है, और फिर आप वास्तव में उसको जब फॉलो अप करेंगे तो आपसे दूर भागता रहेगा। तो पहला काम ये है कि हमने उसे मना किया, दूसरा जब उसने पूछा क्यों तो हम बताएं, तीसरा हम उससे फिर बात करते हैं कि अब इस काम की शुरुआत कैसे करनी है, आओ हम इसको सीखें। फिर हम उसे सिखाने का प्रयास करते हैं। वो कैसे है? हम उससे कहते हैं कि अपने यहाँ एक होम मीटिंग करो। अब होम मीटिंग तो हमने कह दी, हम में से हर एक व्यक्ति होम मीटिंग की बात करता है, लेकिन होम मीटिंग होगी कैसे? क्योंकि होम मीटिंग करने के लिए लोगों के समूह को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब लोगों का समूह इकट्ठा कैसे होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसे पहले से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और वो ट्रेनिंग क्या देनी पड़ेगी कि भाई होम मीटिंग करने की विधि क्या है। तो होम मीटिंग करने की सबसे बड़ी विधि क्या है? आमंत्रण विधि। अब आमंत्रण विधि क्या है? अगर हमने उसे आमंत्रण विधि नहीं बताया तो किसी को जाएगा बुलाने। अब जब किसी को जाएगा बुलाने कि भाई आपको हमारे यहाँ आना है, तो जवाब क्या होगा? तुरंत आज के डेट में, यानी कि सच क्या है, धीरे चलता है और झूठ बहुत तेजी के साथ चलता है। यानी इस सिस्टम का झूठा एक वातावरण ऐसा निर्मित कर दिया गया है
जहां पर इकट्ठा होने का मतलब क्या है कि लोग बताते हैं कि यहाँ जोड़ने और जुड़ने का काम है, और इस नाते बहुत सारे लोग इस तरह के मीटिंग में आना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस तरह के होम मीटिंग में शामिल किया गया है, और शामिल होने की वजह से उनके मन में उसके प्रति जो विचारधारा बनी है वो अच्छी नहीं बनी। इसलिए हमें आमंत्रण रीति सिखानी होगी। हम उस व्यक्ति को उसी दिन कहते हैं कि आज आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, यानी आज आप इस सिस्टम में आ चुके हैं, आज आप इस सिस्टम के एक हिस्सा बन चुके हैं, और इस नाते आइए मिलकर इसकी शुरुआत करें। और शुरुआत करने की विधि ये है कि आपने यहाँ मीटिंग करें, किंतु जैसे हम आपको बताते हैं आपको ऐसे ही करना है। अब आपको क्या करना है कि आप जिसके घर भी जाएंगे वहां पर आप ये कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ हमने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया है, उसका उद्घाटन। शब्द आप सुनिएगा, हमने एक छोटा सा व्यापार किया है, उसका उद्घाटन है। और उद्घाटन शब्द को बताने के बाद उसके विवरण के बारे में आपको कुछ नहीं बताना है। विवरण का तात्पर्य यह है कि कोई पूछेगा किस तरह का व्यापार आपने शुरू किया है, ऐसे व्यापार में क्या है, तो ये सब आपको यही कहना है कि मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ आए और देखें और मुझे भी सलाह दें। अब ऐसा कहने के बाद उद्घाटन शब्द से लोगों के भीतर मन में उस उद्घाटन की प्रक्रिया में शामिल होने की इच्छा बनती है। इस तरीके से जब आप अपने यार रिश्तेदार पड़ोसी को इनवाइट करने की विधि उसे बताते हैं, तो उस विधि में उद्घाटन के समय लोगों को इकट्ठा होने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट काम क्या शुरू होता है कि जब आप उसके यहाँ उस उद्घाटन में शामिल होंगे तो वहां पर आपका रोल क्या होगा और उस रोल में आप किस तरीके से अपनी भूमिकाओं को रखेंगे। तो जब आप उस उद्घाटन में शामिल होते हैं तो वहां के आप पंडित हैं, आप वहां के पूजा कराने वाले हैं, आप वहां के मुख्य वक्ता हैं। ऐसी स्थिति में जब लोग इकट्ठा होते हैं, आप वहां पर लोगों से बात करते हैं। अपनी बातों का रखने का तरीका इसके 2 वीडियो में आपके सामने रखा जा चुका है। आप अपनी बात रखते हैं, बात रखने के बाद अपने प्रोडक्ट और सारी चीजों को आप बताते हैं। उसको बताने के बाद जब आप इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो उसी क्रम में बहुत सारी जो चर्चाएं आपकी होती है उससे बहुत सारे प्रोडक्ट आपके वहां पर सेल होते हैं, और उस समूह में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इस व्यापार को करने के लिए अग्रसित हो जाते हैं। अब वहां पर जब वो लोग व्यापार करने के लिए अग्रसित हो जाते हैं, आपका दूसरा काम शुरू होता है। वो दूसरा काम क्या होता है कि आपने अपने पहले बंदे को ही मना कर रखा है कि आपको किसी को बताना नहीं है, और जो नया व्यक्ति आपके परिवार में शामिल हुआ है उसे भी आप ये बताते हैं कि इस बात की आपको कहीं चर्चा नहीं करनी है। चर्चा नहीं करनी है, वहां से क्यों पैदा होता है, फिर आप वहां सब कुछ ठीक ठाक उसे पूरी बात विस्तार से बताते हैं। विस्तार से बताने के बाद उसे भी होम मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं। वह होम मीटिंग कैसे इनवाइट की जाए उसकी विधि बताते हैं, और उसके यहाँ नेक्स्ट होम मीटिंग रखने की बात करते हैं। हम नेक्स्ट होम मीटिंग जब वहां रखी जाती है तो जो आपका पहला व्यक्ति है जिसको आपने रोक रखा है कि इसकी चर्चा कहीं नहीं करनी है, वहां उसे ले जाते हैं। ले जाने के बाद मीटिंग देते हैं। मीटिंग देने के बाद एमआरपी और सेल प्राइस के बीच की जो इनकम होती है उस इनकम को आपने जेब में रखते हैं और उसे आप बताते हैं कि यहाँ पर इस मीटिंग में मैंने इतना पैसा कमाया। अगली मीटिंग में आप उसे फिर ले जाते हैं। फिर उसके सामने आप प्रोडक्टों का पूरा जो आपका जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं, जिस तरीके से आप एमआरपी और सेल प्राइस के डिफरेंस को अर्न कर रहे हैं उसके सामने अर्न करते हैं, फिर जेब में रखते हैं, फिर अर्न करते हैं, फिर जेब में रखते हैं, फिर अर्न करते हैं, फिर जेब में रखते हैं। ये सिलसिला आप लगातार उसके साथ करते रहिए। एक दिन वो आपसे जबरदस्ती इस बात के लिए कहना शुरू कर देगा कि अब आपको मेरी मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी तरह मैं भी एमआरपी और सेल प्राइस का पैसा अपनी जेब में रख सकता। यानी पहली डुप्लीकेसी आपने तैयार की। जब ये पहला डुप्लीकेसी आपकी तैयार हो जाती है तो वहां से शुरू होती है होम मीटिंग शुरू हो चुकी है, वहां से शुरू होती है साप्ताहिक मीटिंग। साप्ताहिक मीटिंग का मतलब होता है
कि जगह 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 जितने होम मीटिंग हो रहे हैं वहां पर जितनी डुप्लीकेसी तैयार होती चली जा रही है उन सब को इकट्ठा करना और वहां मुख्य वक्ता के रूप में आपको बोलना, लोगों को और आगे की विधि सिखाना। और इस तरीके से जब लोग और विधि सीखते जाते हैं और जगह जगह होम मीटिंग फैलती जाती है तो जगह जगह पर आपके कई हिस्से बन जाते हैं जहां पर होम मीटिंग के साथ साथ साप्ताहिक मीटिंग शुरू हो जाती है। यानी आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जहां पर हर एक दिन आपको कहीं ना कहीं साप्ताहिक मीटिंग देनी होगी। इस तरीके से हर साप्ताहिक मीटिंग के जब आप वक्ता बनते हैं, सिखाते जाते हैं सिखाते जाते हैं सिखाते जाते हैं तो एक दिन आपके पास मासिक मीटिंग करने की एक शक्ति आती है। मासिक मीटिंग में क्या होता है, मासिक मीटिंग में बहुत सारे लोग जो इकट्ठा होते हैं, अचीवमेंट होता है। उस अचीवमेंट में हम लोगों के बीच बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा उत्साह, बहुत सारी चीजें जो उनको सामने देखने को मिलती है। अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग लोगों का अचीवमेंट देखने को मिलता है। इससे उनके भीतर का आचरण बदलने लगता है। और फिर जो मेगा सेमिनार होता है, उस मेगा सेमिनार में बहुत सारे लीडर्स मिलकर एक मेगा सेमिनार का आयोजन करते हैं। उसमें पूरी भीड़ इकट्ठा होती है, बहुत सारे अचीवमेंट होते चले जाते हैं, उन सबका सेलिब्रेशन होता है और इससे एक व्यक्ति पूरी तरीके से लीडर बनने की ओर हो जाता है और अपने अचीवमेंट, अपने गोल को स्वयं कैसे पूरा करे उसके लिए समस्त प्रकार के विधि, समस्त प्रकार के नॉलेज के साथ साथ वो कैसे उसे हासिल करेगा उसकी योजना के साथ साथ उस क्रम में आगे बढ़ने के लिए पूर्णतया समर्पित हो जाता है। अब बात आती है कि साप्ताहिक मीटिंग जो होती है उसमें लीडर्स की भूमिका क्या होनी चाहिए। साप्ताहिक मीटिंग में लीडर्स की एक भूमिका ये होनी चाहिए कि जब आपके यहाँ निरंतर साप्ताहिक मीटिंग चलने लगे और वहां पर अलग अलग जगहों से एक समूह ऐसा बने जो सीखने वाला हो, तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि कुछ समय साप्ताहिक मीटिंग देने के बाद आप पूर्णतः किसी और को जिम्मेदारी दे दें और जिसको जिम्मेदारी दें उससे पूरी मीटिंग तैयार करने की उसके पास नॉलेज हो और स्वयं से उसे मीटिंग देना आना चाहिए। जब ये क्रम आप सिखाने लगते हैं तो इस क्रम को सिखाते 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 हर एक जगह पर एक व्यक्ति तैयार हो जाता है, यानी डुप्लीकेसी होना शुरू हो गई। वहां पर भी हर एक व्यक्ति के पास जिम्मेदारी होती है कि ये साप्ताहिक मीटिंग आज फला लोग लेंगे, फिर दूसरे दिन ये लेंगे, फिर अगले बार ये लेंगे और पूरी की पूरी साप्ताहिक मीटिंग जब तक आप दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम आत्मनिर्भर नहीं बनेगी। फिर इसी क्रम में जब साप्ताहिक मीटिंग्स में लीडर्स अलग अलग मीटिंग लेने लगते हैं तो आपका रोल मासिक मीटिंग की तरफ बढ़ जाता है। यानी फिर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप मासिक मीटिंग की ओर बढ़ें और जैसे जैसे आपका समूह बड़ा होने लगता है तो एक दिन आपकी मासिक मीटिंग कहीं होती है, फिर दूसरे दिन कहीं होती है, फिर तीसरे दिन कहीं होती है। यानी अब आपका रोल प्रमोट हो चुका है और उस रोल में आप मासिक मीटिंग योग बन गए। कैसे बनेंगे? जब साप्ताहिक मीटिंग का पूरी तरीके से कोई ना कोई व्यक्ति उसको अपने चार्ज में ले लेगा, यानी कि उसके लिए वो तैयार हो चुका होगा और साप्ताहिक मीटिंग हर जगह होना शुरू हो चुकी होगी, अलग अलग लीडर्स उसको करना शुरू कर दिए होंगे। तब आपका मेन रोल हो जाता है कि आप मासिक मीटिंग की ओर बढ़ जाएं। फिर यानी आपकी उपस्थिति मासिक मीटिंग में होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे और सारे लीडर्स मासिक मीटिंग के योग्य बनते जाएंगे और जब और सारे लीडर्स मासिक मीटिंग के योग्य बनते जाएंगे आपको अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की इच्छा सीखने की और बढ़ती जाती है और आपको भी अपनी सीखने की इच्छा निरंतर बढ़ाना होगा, जिससे आप साप्ताहिक के साथ साथ जब आप उससे आगे निकल चुके हैं और मासिक मीटिंग के योग्य बन चुके हैं तो उस योग्य बन जाएं। इसी तरीके से आप एक दिन ऐसा आता है कि आपका मेगा सेमिनार होने लगता है, यानी आपका रोल तीसरे महीने में आना शुरू हो जाएगा, अर्थात आपकी टीम बहुत बड़ी हो चुकी है और आप महीने में 10-5 मेगा सेमिनार करना शुरू कर चुके हैं। ये होता है आपका रोल। अब इस रोल के लिए जब तक आप रोल को हर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक आप स्वयं से काम करते रहेंगे
और जब तक आप स्वयं से काम करते रहेंगे, आपकी टीम बड़ी भी हो जाएगी तो भी वो टीम बड़ा रिजल्ट आपको नहीं दे सकती। अब बात आगे बढ़ाते हैं कि आज का टॉपिक ये था कि आपन जहां से खड़े होते हैं, लाइन वहां से शुरू होती है। इसी क्रम में मैं कुछ चर्चा करते हुए और धीरे धीरे इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। होता क्या है कि आप मान लो एक सफर में जा रहे हैं, रास्ते में पैदल चलते चले जा रहे हैं और हम देखते हैं कि एक नाला है, नाला के अगल बगल कीचड़ लगा हुआ है और 2-2 हजार के 8-10 नोट वहां पड़े हुए हैं। अब आप बताइए कि यदि आप रास्ते में जा रहे हैं, ऐसे 2-2 हजार के 8-10 नोट आपको दिखाई पड़ जाएं, तो आपके मन में इच्छा क्या हो? अभी तक हमने बहुत सारे लोगों से इस पर सवाल किया है, ज्यादातर जवाब ये आया है कि सबसे पहले उस नोट को उठाने का प्रयास किया जाएगा। यानी 2-2 हजार का नोट दिखा तो भले ही कीचड़ है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उस कीचड़ में उतरकर उस नोट को उठा लेंगे। अब हमारे सामने उस नोट की वैल्यू है, हम ये चाहते हैं कि ये किसी प्रकार मेरे हाथ में आ जाए। इसी प्रकार मेरा एक सवाल है कि यदि आपको 100 रुपए रोज, 100 रुपए इस बात के लिए मिले कि आप दिन भर में जितने ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति के बारे में जानकारी ले लेंगे, वो व्यक्ति क्या करता है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, कहाँ का रहने वाला है, ऐसे आपको 100 रुपए पर प्रति व्यक्ति मिलेगा, तो आप दिन भर में कितने व्यक्तियों की गणना कर सकते हैं, ये आपको अपने आप से पूछना। यदि आपको जवाब मिल जाता है कि हम 2, 3, 4, 500 इतने लोगों की गणना कर सकते हैं, और इस हिसाब से तो मैं 100 लोगों की मतलब डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, अर्थात हम 1000 रुपए रोज कमा सकते हैं, 10,000 रुपए रोज कमा सकते हैं। यहाँ पर बात क्या आई, यहाँ पर जैसे ही 100 रुपए की नोट की बात आई और आपकी इच्छा शक्ति में अब व्यक्ति जो भी दिखाई पड़ रहा है वो आपको 100 रुपए के नोट के लिए दिखाई पड़ रहा है, और आप उससे किसी न किसी से तरह टकरा कर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर इससे हम बातचीत कर लेंगे तो हमें 100 रुपए मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हमारे मना स्थिति में जैसा विचार होता है वैसा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एक और विधि है कि मान लो हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, हम उससे बात करते हो, बात करने को भी तैयार नहीं है, तो यहाँ पर हमारा काम होता है कि हम उससे बातचीत अच्छे ढंग से करें, बताएं कि हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आजकल कोरोना पीरियड में बेरोजगारी का बड़ा दौर चल रहा है, हमें काम सौंपा गया है कि 10, 20, 50 लोगों तक आपको अपनी बात पहुंचानी है, कोई माने ना माने ये माने नहीं रखता। तो मेरे भाई, अगर आप ऐसे 10-20 लोगों को पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार कर दें कि मेरी बात किन्हीं परिस्थितियों में ना माने, लेकिन ऐसे 2-4 लोगों को इस तरीके से बताते रहिए जिससे हम उनको जाके अपनी बात कह दें, अपनी डायरी में उनका नाम पता ले लेंगे, क्योंकि हमारे काम को इसी तरीके से देखा जा रहा है। तो एक आदमी जब ये जानता है कि किसी भी परिस्थिति में मेरा कुछ जाने वाला नहीं, मेरा कुछ खोने वाला नहीं है, तो भी अपने यार दोस्त जो उसके नेगेटिव सोच वाले होते हैं वो 2-4-6 लोगों का नाम आपको दे देता है, और इस तरीके से नाम की संख्या निरंतर आपकी इकट्ठा होती रहेगी, और आप चाहें तो जहां से आप खड़े हो वहीं से आपकी लाइन शुरू हो सकती है। इन सब पर आपको अपना विचार बनाना होगा, और इन सब पे विचार बनाने के पहले आपको सीखना भी होगा क्रमबद्ध तरीके से। इसीलिए हमने जो पीछे रखा था आपके साथ जो वीडियो, जो बात आपसे कही थी, उसे हमने दोहराया। दोहराने का मतलब ये है कि कक्षा 1 का कोर्स क्या है, कक्षा 2 का क्या है, कक्षा 3 का क्या है, कक्षा 4 का क्या है। अगर इसे आप क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करते रहेंगे तो सफलता का मार्ग निरंतर आपकी ओर बढ़ता रहेगा। इसी क्रम में अब मैं आपसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो आज के डेट में है उसका क्या हमारे जीवन में महत्व है, कैसे वो काम कर रहा है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में दुनिया में क्या क्या सोचा जा रहा है, उस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए,
पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अभी हमारे पास जो आंकड़ा है वो अनुमानित आंकड़ा है 2017 का। ऐसा कहा गया है कि यूएसए की जो आबादी ऐसा है कि लगभग 32 करोड़ की आबादी है और वहां पर 2,12,550 करोड़ रुपए का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से होता है। चीन 140 करोड़ की आबादी है, 2,36,450 करोड़ रुपए की टर्नओवर होता है। जापान 12 करोड़ की आबादी है, 1,37,840 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। कोरिया 5 करोड़ की आबादी है, 1,14,378 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। ब्राजील 20 करोड़ की आबादी है, 1,13,300 करोड़ की वहां पे टर्नओवर होता है। जर्मनी 8 करोड़ की आबादी है, 76,960 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। मैक्सिको 12 करोड़ की आबादी है, 72,977 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। फ्रांस 6 करोड़ की आबादी वाला देश है, 46,900 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। मलेशिया 3 करोड़ की आबादी है, 47,300 करोड़ रुपए का वहां पे टर्नओवर होता है। इंडिया 132 करोड़ की आबादी है, मात्र 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो भारत है, यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत जबरदस्त होने वाली है। भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 1% से कम लोग काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 2025 तक इसमें विस्फोटक ग्रोथ होगी, यानी अचंभित कर देने वाली ग्रोथ होगी। और ये अचंभित कर देने वाली ग्रोथ में हमारा हिस्सा क्या होगा, ये हमें तय करना है। एक दिन यह इंडस्ट्री भारत के आबादी के 40% लोगों की बनेगी। ऐसा इस विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा कि 40% लोग भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ेंगे। इसके कुछ साक्ष्य जिस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। भारत में जो भी व्यापार होता है उसकी कैटेगरी भिन्न प्रकार की है। कैटेगरी का तात्पर्य श्रेणी, मतलब कौन कौन से व्यापार होते हैं, मार्केट में उसका ग्रोथ क्या है और देश में भी उसका टर्नओवर क्या है। एफएमसीजी फूड मार्केट ग्रोथ 2020 और 2021 में 20% होने वाली है। 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर अभी है, यानी कि एफएमसीजी में 20% का ग्रोथ जो होगा, अर्थात आने वाले समय में इसका इतना बड़ा टर्नओवर बढ़ने वाला है और इसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो हिस्सा होगा वो हमें बहुत कुछ दे सकता है। ऐसे नॉन एफएमसीजी फूड, इसमें भी 20% ग्रोथ होने वाला है। 6 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है और 20% का ग्रोथ का मतलब है कि लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर और हो जाएगा। यानी कि अगर आने वाले कल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस पर काम करती है तो न जाने कितने लोगों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री 14% ग्रोथ, 22 लाख करोड़ का टर्नओवर है, यानी कि 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका टर्नओवर बढ़ने वाला है। बैग्स और एसेसरीज 23%, 0.6 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। 23% ग्रोथ का मतलब कि भारी ग्रोथ होने वाली है। फुटवेयर 15% का जो ग्रोथ है इसमें तय किया गया है कि ऐसा हो सकता है। 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। प्लास्टिक वेयर 18% ग्रोथ होने की ओर, 5.5 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। होम एप्लायंस 13% का ग्रोथ, 3.5 लाख करोड़ का व्यापार, यानी कि हर क्षेत्र में आप देखो निरंतर टर्नओवर की बाढ़ आ रही है। एग्रो एंड फर्टिलाइजर 13% की ग्रोथ, यानी 6.5 लाख करोड़ रुपए का आज के देश में टर्नओवर है। इसका मतलब इस ग्रोथ में भी
बहुत कुछ हिस्सा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ओर आने वाला है। न्यूट्रिशन एंड हर्बल 21% का ग्रोथ, 1.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार, यानी कि बहुत बड़ी संभावनाएं इसमें हमारे आपके बीच में है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इकलौता एक ऐसा माध्यम है जो हमें टाइम भी देती है, पैसा भी देती है और फ्रीडम भी देती है। अन्य किसी भी इंडस्ट्री में ये तीनों चीजें नहीं मिल सकती। एक डॉक्टर अगर आप देखो तो अगर बहुत ज्यादा पैसा कमाता है तो उसके पास व्यस्तता होती है पर समय नहीं होता। समय नहीं है तो फिर स्वतंत्रता भी नहीं है। ऐसे आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, अगर कोई बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है तो बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो समय का अभाव है, फ्रीडम नहीं है। और अगर कुछ भी नहीं कमा रहा है तो फ्रीडम है, पैसा नहीं है। लेकिन ये इंडस्ट्री हमें तीनों चीजें एक साथ देती है। दोस्तों, भारत में 135 करोड़ की आबादी और 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएट में एडमिशन नहीं लिया। आप समझिएगा, जो मैंने आपको कहा कि इसके साक्ष्य क्या है कि कैसे 40% लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आएंगे और आने के साथ साथ हम सब का व्यापार बड़ा करेंगे और आप सब के लिए भी एक बहुत महान अवसर देकर जाएगा। क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएट नहीं किया। इसका मतलब कि कोई इंटर है, कोई हाई स्कूल है, कोई 5वां पढ़ा हुआ है, कोई अनपढ़ है। ये हमारे देश में शिक्षा का जो मानक है वो है। बताइए, जब 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ग्रेजुएट के लिए एडमिशन नहीं लिया, तो शिक्षा का दर क्या है और कैसे उनको कौन सा काम मिलेगा जिससे वो अपना घर परिवार और सुखी संसार बना सकेंगे। सारी दुनिया जो भी योजना बनाती है वो शिक्षित लोगों पर बनाती है, उन पर ही काम करती है और उन पर ही अपना व्यापार करती है। दोस्तों, जो भी लोग इस योजना को शिक्षित लोगों पर बनाते हैं, इसका मतलब कितने कम % लोगों पर सारी योजनाएं बनती हैं, उसी से सारा व्यापार होता है। और उसी से व्यापार जो होता है, उस व्यापार के आधार पर लोगों की जीवन याचन और उनका लिविंग स्टैंडर्ड तय होता है। अर्थात 10% पर सारी दुनिया काम करने के लिए तैयार होती है, लेकिन 90% लोगों को छोड़ दिया जाता है। जबकि जेएमबीडी का जो विजन है, जेएमबीडी का जो आधार है, जेएमबीडी की जो सोच है, वो 90% आबादी पर काम करने की है। 10% तो वो है ही है, लेकिन एक भी बच्चा, एक भी व्यक्ति न छूटे, उस पर काम करने के लिए निरंतर उसकी तैयारी है, फोकस है और संपूर्ण विस्तार उसी पर लगा हुआ है कि किन्हीं भी परिस्थिति में कोई एक व्यक्ति जो भारत में रहता है उसके लिए जेएमबीडी कैसे काम करे और कैसे उनके सपनों का संसार, कैसे उनके सपनों को साकार करे। हिंदुस्तान की 65% आबादी गांव में रहती है। ये आंकड़ा कोरोना में और बढ़ गया है। कोरोना काल ऐसा है कि बहुत सारे लोग अपने शहरों से काम को छोड़कर गांवों की ओर आ गए, और ये गांवों की ओर आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि रोजगार का अभाव है। भारत में 95% आबादी ऐसी है जिनकी इनकम 15,000 या 15,000 से भी कम है। जो कुछ भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, अर्थात 12,000 भी हो सकता है, 13,000 भी हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि दुनिया कुछ % लोगों के लिए काम करती है और जेएमबीडी परिवार भारत के हर एक व्यक्ति के लिए काम करता है। ये जेएमबीडी की विशेषता है और यही जेएमबीडी का पैगाम है और यही जेएमबीडी का उद्देश्य है कि कुछ भी हो, हर एक व्यक्ति के लिए जेएमबीडी को काम करना है और जेएमबीडी की यही योजनाएं हैं। निरंतर हम उस पर काम करते हैं। कोरोना ने बहुत सारे व्यापार को खत्म कर दिया, लेकिन जेएमबीडी घर घर में डिमांड होने वाले उत्पादों पर काम कर रही है। इसलिए कोरोना काल में भी व्यापार पर कोई विशेष प्रभाव ना पड़े, ये ऐसी स्थिति बनी जो हम सब की सोच की वजह से आज भी
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रोजगार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है। आम आदमी अपने जरूरत के उत्पादों की आवश्यकताएं कैसे पूरी करता है, अगर हम इसका एनालिसिस जान जाएं, इसको हम समझ जाएं, तो आपको जेएमबीडी का भविष्य क्या है, जेएमबीडी की योजना क्या है, जेएमबीडी कैसे आगे बढ़ रही है और जेएमबीडी क्यों इन सारी चीजों के लिए प्रतिबद्ध है और कैसे आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, आइए इस पर भी गौर करते हैं। अब हम इसे देखते हैं कि आज भारत में 1,40,00,000 रिटेल काउंटर का मतलब आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा। रिटेल काउंटर जैसे बाजारों में दुकानें होती हैं, दुकानों के साथ मेगा मॉल होता है, कस्बों में दुकानें होती हैं, इसी तरीके से तहसीलों में दुकानें होती हैं। इन सब की जो संख्या है वो लगभग 1,40,00,000 रिटेल काउंटर भारत में है, जिससे समस्त प्रकार के भारतवासी अपनी जरूरतों का सामान ले लेते हैं और उसकी वजह से जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी होती हैं। आज भारत में 1,40,00,000 रिटेल काउंटर के साथ 6.5 लाख वो बड़ी दुकानें हैं जो ब्रांड और अन्य चीजों पर काम करती हैं, और वो अन्य चीजें मतलब जो जिनसे आप कह सकते हैं कि उनकी जो प्रस्तुतिकरण होती है, वो जो उनका रेट होता है और वो जो कुछ भी बेचते हैं वो सामान्य लोगों के जीवन से हटकर होता है। भारत में 1.5 करोड़ खोखा यानी छोटी दुकानें, खोखा का मतलब ये होता है जैसे गोमती है, छोटी छोटी जो दुकानें एकदम 1.5 करोड़ की संख्या है। ये सब लगे हैं संपूर्ण भारत के जन जन की आवश्यकता पूरी करने के लिए और अपनी आवश्यकता और अपने व्यापार और अपने जीवन यापन के लिए काम करते हैं। 70 लाख साप्ताहिक बाजार इस देश में लगती है। साप्ताहिक बाजार का मतलब होता है जो सप्ताह में एक बार, आप देखें शहरों में, कस्बों में, गांवों में ये प्रचलन में है, जिसे हम हाट कहते हैं। 70 लाख साप्ताहिक बाजार इस देश में लगते हैं और इन सब की वजह आपको बताने की क्या है, ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि इतने बड़े इन ग्राहकों के लिए जेएमबीडी को कार्य करना है तो उसे क्या करना हो। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने स्कोप को भी चेक कीजिएगा, अपने जीवन को भी चेक कीजिएगा कि आपको इससे क्या आने वाले कल में मिलेगा। भारत में बहुत कम से कम 1 लाख स्टोर अगर कंपनी खोलेगी तो इतने बड़े समूह का 10% हिस्सा जेएमबीडी कवर कर पाएगी। 1 लाख स्टोर कंपनी को खोलना होगा। यानी आज जेएमबीडी जिस तरीके का काम कर रही है उसमें अभी कितने स्टोरों को खोलना पड़ेगा जिससे वो भारत के समस्त जन से जुड़ सके। एक व्यक्ति जिसकी दुकान खोलने की इच्छा है लेकिन पूंजी नहीं है, वो बहुत बड़े दुकानों का चेन कैसे बना सकता है बिना पूंजी के, ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए। आज की डेट में फर्ज करो कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से जेएमबीडी परिवार के हिस्सा हैं और आप लोगों से चर्चा करते हैं, एक टीम बनाते हैं और उस टीम की आवश्यकताओं के लिए आप वहां पर एक स्टोर खोलते हैं। वहां से जो भी टीम है आपका सामान ले जाती है और सामान ले जाने के बाद स्टोर की सेल होती है, लेकिन वो केवल स्टोर की सेल नहीं होती, आपके द्वारा चूंकि वहां शुरुआत की गई है तो आपकी भी सेल मानी जाती है। यानी कि आपकी टीम की सेल का लाभांश आपको जाता है। ठीक इसी प्रकार से उसी स्टोर को देखते हुए दूसरे स्टोर खोलते हैं, तीसरे स्टोर खोलते हैं, चौथे स्टोर खोलते हैं, पांचवें स्टोर खोलते हैं। यानी आप तो थे अकेले और आपके पास पैसा भी नहीं था, आपने सीखा, सीखने के बाद आपने टीम बनाई, टीम बनाने के बाद आपने एक स्टोर की स्थापना की, फिर दूसरा स्टोर हुआ, फिर इस तरीके से देखते देखते फर्ज करो कि आप लखनऊ के रहने वाले हो और आपका एक स्टोर लखनऊ में है, दूसरा शाहजहांपुर में है, तीसरा जौनपुर में है, चौथा बनारस में है, पांचवा आजमगढ़ में है, छठा बलिया में है,
7वां मुंबई में है, 8वां आसाम में है, यानी कि एक बहुत बड़ी चेन की स्थापना आपकी दुकानों की हो जाती है, जिसके हर टर्नओवर से आपको लाभ मिलता है। यानी कि आवश्यकता ये नहीं है कि आपके पास पूंजी कितनी है, आवश्यकता ये है कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है और इस इच्छा शक्ति से आपको क्या लाभ मिल सकता है। भारत में 40 करोड़ लोग नौकरी तलाश रहे हैं। अब आप समझिए, मैंने जो बात कही थी कि 40 करोड़ लोग नौकरी तलाश रहे हैं, आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, नौकरियां कम होती जा रही हैं। इसका मतलब कि आपके इर्द गिर्द सारे लोग बहुत तेजी के साथ अपने रोजगार की तलाश में हैं। अगर आपकी शिक्षा, आपकी सीख और आपकी जानकारियां अच्छी हैं तो 40 करोड़ लोग आपके इंतजार में हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप उनका माध्यम बने, उनका मार्ग प्रशस्त करें, उनके मार्गदर्शक बने। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ये आपको सोचना है कि आप उनके इंतजार में खरे कैसे साबित होते हैं, कैसे आप अपनी पहुंच बनाते हैं। बहुत बड़ी आबादी आज आपके साथ इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने को तैयार है। इसलिए हमने कहा कि हम जहां से खड़े होते हैं, लाइन वहां से शुरू होती है। हमें आपको ये समझना होगा कि हमारे मन में बड़ा हेजिटेशन होता है कि हम कहां से शुरू करें, किसको बताएं, पहले लिस्ट बनाएं, इनसे कैसे मिले, उनसे कैसे मिले। इसीलिए मैंने क्रमशः पहली वीडियो, दूसरी वीडियो और आज आपसे मैं फिर बात कर रहा हूं कि आप अपने विचारों को बदल दें, अपनी सोच को बदल दें। आप जिधर देखेंगे लोगों का समूह आपका इंतजार कर रहा है। हर कोई व्यक्ति किन्हीं न किन्हीं परिस्थिति में आपसे जुड़ना चाह रहा है, क्योंकि आज की परिस्थिति में उसे अपने जीवन यापन के लिए रास्ता ढूंढना पड़ रहा है और जो उससे शायद नहीं मिल रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि अवेयरनेस इस पूरे सिस्टम की वो ताकत है जिससे आप संपूर्ण दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कर लो मुट्ठी दुनिया में, यदि अवेयरनेस की ताकत आपके पास है तो। अवेयरनेस की वो शक्ति है, अवेयरनेस एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी ताकत है जो आने वाले समय में आपको भारत के 7 लाख गांव तक पहुंचा सकता है, देश के कोने कोने में आपको पहुंचा सकता है। पूरी की पूरी, कहते कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से काजीरंगा तक, यहां तक आपके समूह आपका इंतजार कर रहे हैं। आप यूं समझो कि बारिश में पानी की जगह सोने की मोहरें गिरने लगी। गौर कीजिएगा, बारिश में पानी की जगह सोने की मोहरें गिरने लगी हो तो आप अपने छत का क्या करना चाहेंगे? बड़ा और बड़ा, जिससे मोहरें आपके पास आ जाएं, या अवसर है आपके पास? इतनी बड़ी आबादी आज रोजगार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए निरंतर इंतजार कर रही है। काश कोई उसके पास आए, माध्यम बने और उसके जीवन में भी खुशहाली आ सके। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये ऐसा अवसर है, ये ऐसा तरीका है जिसमें केवल आपको पहल करनी है। आप हाथ बढ़ा के तो देखिए, हजारों लाखों हाथ आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि हर महीने क्लोजिंग में ग्रोथ करना सीखें। अगर आप हर महीने क्लोजिंग में ग्रोथ करना सीखेंगे तो एक दिन आपका व्यापार आपको क्या दे सकता है जो आप अपनी कल्पनाओं में नहीं सोचे होंगे, उससे कहीं अधिक, बहुत अधिक, इतना अधिक, इतना अधिक, इतना अधिक, इतना अधिक। उस पर भी मैं अभी आपसे आगे चर्चा करता हूं। मैं आपको ये बताऊं कि जेएमबीडी स्टोर आने वाली कल में क्या ताकत रखती है। अगर आप इसे समझ जाएं तो आपको ये पता चल जाएगा कि जेएमबीडी स्टोर एक पेट्रोल पंप से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कैसे? फर्ज कीजिए कि आपका एक स्टोर है और उस स्टोर के 5 किलोमीटर के चारों ओर परिधि में कितने लोग रहते होंगे। अगर आप भारत देश की आबादी के हिसाब से गणना करें
तो मेरा ये मानना है कि 520 किलोमीटर के दायरे में लगभग 20,000 लोग रहते होंगे। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो, ये एक आंकड़ा है। यानी कि अगर कोई एक स्टोर खुलता है और 5-5 किलोमीटर अगर चारों तरफ देखा जाए तो 20,000 लोग उस स्टोर के दायरे में आते हैं। और चूंकि जेएमबीडी जो काम कर रही है वो हर तरह के उत्पादों पे काम कर रही है। अनगिनत आज आप देखें कि खाने पीने की वस्तुओं के साथ साथ कपड़े पर, आने वाले समय में न जाने कितने उपहारों पर जो आप शादी ब्याह में देंगे, पढ़ने के लिए बच्चों की किताबों पर, खेलने के सामानों पर, बहुत तरह हर एक प्रोडक्ट जो कंपनी जिन वस्तुओं की जरूरत एक व्यक्ति को होती है उस पर करने को तैयारी है और उस पर करके ही रहेगी। अभी से ऐसी स्थिति में 20,000 परिवार यदि आपसे 2,500 रुपए का भी सामान लेते हैं, 2,000 रुपए का भी सामान लेते हैं, तो लगभग 4 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो जाता है। हमने इन सब चीजों को निकाल दिया कि उसमें से केवल 5,000 परिवार 2,000 रुपए का सामान लेता है, तो लगभग ये आंकड़ा जो इसमें लिखा हुआ है 1,25,00,000 रुपए का है। और इसका 8% कितना होता है आप सब लोग जानते हैं। फिर भी कहीं से अगर आंकड़े में कोई भिन्नता होगी तो इसको फिर से देख लीजिएगा कि एक स्टोर 8 से 10 लाख रुपए महीने कमा सकता है, क्योंकि कंपनी की तैयारी है। और एक दिन मेरा ये मानना है कि स्टोर खोलने के लिए बहुत सारे लोग आपसे झगड़ा करेंगे कि ये स्टोर हमें दिला दीजिए, ये स्टोर हमें दिला दीजिए, ये स्टोर हमें दिला दीजिए। और ये होगा, पता चलेगा कि आप ही एक व्यक्ति होंगे और 2-2, 3-3, 4-4 लोग आपके जानने वाले होंगे, सब आपसे लड़ रहे होंगे कि मैं आपका बहुत अच्छा मित्र हूं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका रिश्तेदार हूं, कंपनी से ये स्टोर हमें ही दिलाइएगा। ऐसा आपके सामने होगा। ये स्टोर की ताकत है। ये तो केवल मैंने आपको स्टोर बताया, और स्टोर से जुड़ा हुआ जो डिपो होता है, जो शहर में जिले में एक होता है, उसके पास न जाने कितने स्टोर्स होंगे और उस स्टोर्स की वजह से उसकी क्या फाइनेंशियल स्थिति बनेगी। ये सब कभी आप इत्मीनान से, यदि आप कभी इस पर गौर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेएमबीडी स्टोर आने वाले समय में कितना बेशकीमती होने वाला है। और ये भी तय है कि आप चाह कर भी बहुत सारे अपने दोस्तों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे कि भाई ये स्टोर इनको देना है, क्योंकि कंपनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो आज की डेट में स्टोर का मालिक है, सबसे पहली प्राथमिकता और प्रामुख्यता उसे ही दी जाएगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अब ये ट्रेनिंग काफी बड़ी हो जाएगी और इस नाते मैं थोड़ा सा इसको यहीं से नेक्स्ट ट्रेनिंग की ओर ले जाएंगे। चलिए, तो यहां पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं कि देखिए ये जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस की ताकत है क्या। अवेयरनेस की ताकत एक दिन ऐसा है, हमने कहा ना कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो अवेयरनेस की जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। जादुई शक्तियां इसमें विद्यमान है। अगर आप अवेयरनेस की ताकत को पहचान जाते हैं तो ये जो पैसा है ना, ये पैसा आपके पीछे पीछे होगा। आप आगे होंगे, पैसा पीछे होगा, आप आगे होंगे, पैसा पीछे होगा, आप आगे होंगे, पैसा पीछे होगा, आप आगे आगे जाएंगे, पैसा पीछे पीछे आएगा, आप आगे आगे जाएंगे, पैसा पीछे पीछे आएगा, आप आगे पैसा पीछे, आप आगे पैसा पीछे, आप आगे पैसा पीछे। आप पैसे से ऊब जाएंगे अगर अवेयरनेस की शक्ति की आपने पहचान कर। और यदि आप मान लीजिए कि आपके मन में आ रहा है कि पैसा इतना ज्यादा पीछा कर रहा है तो मैं धरती से भाग जाऊं और मैं अंतरिक्ष चला जाऊं, तो आप अंतरिक्ष चले जाएंगे ना, तो वहां भी पैसा आपके पीछे आएगा। और आप अंतरिक्ष की सैर कर रहे हैं, वहां से आप पूरी दुनिया का नजारा देख रहे हैं। उस पूरी दुनिया का जो आप नजारा देख रहे हैं, उस नजारे में जब आप भारत को देखेंगे तो वहां से छोटी छोटी
जैसे यहाँ से तारे चमकते रहते हैं, वहां ऊपर वहां से भी छोटे छोटे आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आएंगे, और ये टिमटिमाते हुए तारे की तरह नजर आएगा ये भारत। जैसे छोटी छोटी जो लाइटें हैं ऊपर से जब आप देखेंगे तो उन लाइटों से आपको पता चल जाएगा कि जेएमबीडी स्टोर इस भारत की संरचना में कहाँ कहाँ है, और कैसे कि कैसे ये पूरा का पूरा जो भौगोलिक भारत है वो जेएमबीडी स्टोरों से घिरा हुआ है। और आपको आपकी ताकत का एहसास हो जाएगा, और आपको अपनी अवेयरनेस की ताकत का एहसास हो जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं इस दुनिया में रहूं तो भी ना रहूं तो भी मेरी अवेयरनेस ने मुझे इतना ताकतवर बना दिया है कि मेरे बाद भी और मेरे साथ भी इस अवेयरनेस की वजह से पैसा मेरे पीछे 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 पीछे। दोस्तों, आज की मीटिंग में यही समाप्त कर रहा हूं। अगली मीटिंग में फिर से आपसे मुलाकात होगी, लेकिन मैं आप सब से फिर एक बात कहता हूं, और बहुत आवश्यक बात कहता हूं। गौर कीजिएगा, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, गौर कीजिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि भारत की बहुत सारी आबादी आपका इंतजार कर रही है। आपके विचार शक्ति आपको कहां ले जा सकती है, ये आपके अंतःकरण को समझना हो। साथ में क्रमबद्ध तरीके से अगर मीटिंग सुनते रहेंगे और मीटिंग से सीखते रहेंगे, निरंतर सुनते रहेंगे, निरंतर सीखते रहेंगे, जो मीटिंग हो गई है उसको भी सुनते रहेंगे, तो जो 17 साल का अनुभव हमारा है वो आप सबके काम आएगा। अन्यथा मीटिंग का एक नेचर होता है, जब आप सुनते हैं उस समय तक ये मीटिंग आपको बहुत अच्छी लगती है, सुनने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये मीटिंग भी आपके विचारों से ओझल हो जाती है। तो मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि ये जो मौका है, ये जो चर्चा है जो आपसे लगातार हो रही है, इसका आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा उन मीटिंगों से आप जुड़े रह सकते हैं, इस पर आपको काम करना। करोड़ की आबादी आपसे हाथ मिलाने को तैयार है। अब आपको समझना है कि हर तरफ 2000 की नोट बिखरी हुई है। आंखें उठे तो 2000, आंखें झुके तो 2000, बाएं देखे तो 2000, नीचे देखे तो 2000। ये ना, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अवेयरनेस चारों तरफ बिखरा हुआ है। आपकी विचार शक्ति यदि उसको ढूंढना शुरू कर देगी तो आप अवेयरनेस इकट्ठा करते 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 थक जाओगे, लेकिन अवेयरनेस कभी खत्म होने वाला नहीं। इसी के साथ समस्त जेएमबीडी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी का आभार। क्योंकि जो और ट्रेनिंग शुरू होने वाली है उसका हमने जब देखा तो सार काफी बड़ा है, इस नाते इसको यहीं पे रोकते हुए नेक्स्ट ट्रेनिंग में आप सबके साथ इकट्ठा होते हैं फिर से। तो आप सभी का आभार, सभी को नमस्कार, पुनः जय जेएमबीडी, जय जेएमबीडी।